तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीएसआईटी ब्रांच के 8 सेमेस्टर के डेटा वार हाउसिंग माइनिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ा के अपलोड कर दिया है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है, सबसे पहले प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा और सीक्वेंस में वीडियोस को देखिएगा। और काफ़ी कम ड्यूरेशन में मैं चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को सीख पाएँ और कोई परेशानी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 को। यूनिट नंबर 5 का पूरा प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। पूरा एल्गोरिथम जो है आपको उसका दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिलहाल हम पहला टॉपिक देख रहे हैं, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है? तो क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट इनटू अ क्लस्टर। यानी जो क्लस्टरिंग है वो एक प्रकार का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक होता है, जिनका यूज किया जाता है ग्रुप करने के लिए। एक प्रकार के जो डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक क्लस्टर में ग्रुप करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स विद इन द सेम क्लस्टर आर मोर सिमिलर टू ईच अदर। यानी ऑब्जेक्ट जो एक सेम क्लस्टर के अकॉर्डिंग होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट क्लस्टर आर लेस सिमिलर। यानी ऑब्जेक्ट जो अलग अलग क्लस्टर से होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा सिमिलर नहीं होंगे, कम सिमिलर होंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें कस्टमर का सिगमेंटेशन, तो क्लस्टर 1 हाई स्पेंडिंग कस्टमर, क्लस्टर 2 मीडियम स्पेंडिंग कस्टमर, क्लस्टर 3 लो स्पेंडिंग कस्टमर। तो ये इसका ऑर्डर है थोड़ा सा जो दिया हुआ है। एडवांटेजेस एप्लीकेशंस क्या है इसके भाई? तो मार्केट सेगमेंटेशन के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए, पैटर्न के को रिकॉग्नाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है क्लस्टरिंग का। अब आता है हमारा टाइप ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला आपका आता है हायरार्किकल एल्गोरिथम। यहाँ पे कह रहा है कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग बिल्ट हायरार्की ऑफ क्लस्टर। यानी जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है वो हायरार्की जो होता है आपका क्लस्टर का उसको बनाता है। और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री स्ट्रक्चर कॉल्ड अ डेंड्रोग्राम। यानी ये जो है ये रिप्रेजेंटेड कर सकता है, किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड करता है भाई? एक ट्री के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग डेंड्रोग्राम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। टाइप की बात करें तो इसके अंदर आपका आता है एग्लो मैरेटिव, जिस जो कि बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। यानी हर एक डेटा पॉइंट स्टार्ट होगा एक सिंगल क्लस्टर से और क्लस्टर जो होंगे वो मर्ज होंगे स्टेप बाय स्टेप। एग्जांपल जैसे सबसे पहले स्टेप 1 में इंडिविजुअल पॉइंट, स्टेप 2 में मर्ज करना क्लोजेस्ट क्लस्टर को, स्टेप 3 में कंटिन्यू करना मर्जिंग अंटिल वन क्लस्टर रिमेन। यानी जब तक ये क्लस्टर मिल नहीं जाता तब तक चीजें जो है वो मर्ज होती रहेंगी, कंटिन्यू होती रहेंगी। दूसरा आपका आता है डिवाइसिव, जो कि टॉप डाउन होता है। तो ये स्टार्ट होता है एक लार्ज क्लस्टर से, ये स्प्लिट होता है स्मॉलर क्लस्टर में। एडवांटेजेस क्या है? ये इजी टू अंडरस्टैंड है और इसके लिए किसी भी स्पेसिफाई नंबर ऑफ क्लस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज ये है कि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, बड़े डेटा के अकॉर्डिंग ये जो है ये थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है ना। अब हमारा आता है पार्टीशनल एल्गोरिथम। यहाँ पे कह रहा है कि पार्टीशनल क्लस्टरिंग डिवाइड डेटा इनटू द के क्लस्टर। जो पार्टीशनल क्लस्टरिंग होता है वो डेटा को के क्लस्टर में क्या करता है? डिवाइड करता है। जैसे एग्जांपल आपका के मीन एल्गोरिथम हो गया, है कि नहीं? यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले चूज होंगे नंबर ऑफ क्लस्टर के, सेलेक्ट होगा इनिशियल सेंट्रॉइड, असाइन होगा डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड एंड अपडेट होगा सेंट्रॉइड एंड लास्टली आपका रिपीट होगा जब तक आपका कन्वर्जेंस नहीं हो जाता। तो ये आपके क्या है? स्टेप्स हैं। एडवांटेजेस की बात करें, ये सिंपल एंड एफिशिएंट होता है, ये बेहतर काम करता है बड़े डेटा सेट के साथ। डिसएडवांटेज ये है कि इसको किसी भी नंबर ऑफ क्लस्टर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसको जरूरत पड़ती है, समझ रहे हैं, इसको पड़ती है जरूरत। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ये सेंसिटिव होता है टू द इनिशियल सेंट्रल सिलेक्शन। ठीक है। अगला हमारा आता है क्लस्टरिंग लार्ज डेटाबेसेस। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर लार्ज डेटा सेट स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम आर यूज्ड। यानी बड़े डेटा सेट के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है ब्रिज एल्गोरिथम, स्टैंड फॉर द बैलेंस्ड आइटरेटिव रिड्यूसिंग एंड क्लस्टरिंग यूजिंग हायरार्कीज। फीचर्स क्या है इसके? ये हैंडल करता है वेरी लार्ज डेटा सेट, यानी बड़े डेटा सेट को ये हैंडल करता है और ये यूज करता है क्लस्टरिंग फीचर ट्री को। स्टेप की बात करें, सबसे पहले बिल्ट होगा CF ट्री, उसके बाद क्लस्टर नीफ नोड, उसके बाद आपका रिफाइन हुआ क्लस्टर। एडवांटेजेस, मेमोरी एफिशिएंट, फास्ट प्रोसेसिंग। ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। दूसरा आपका आता है DB स्कैन। DB स्कैन फॉर द डेंसिटी बेस्ड स्पाशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज। ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे उसका पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो किस्से हैं फॉर्म होते हैं। ओके। तो यहाँ पे पॉइंट आपका दिया हुआ है कि ये क्लस्टर्ड आर फॉर्म बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ डेटा पॉइंट। यानी जो क्लस्टर्ड है वो फॉर्म्ड होते हैं जो किस पे आधारित होते हैं? डेंसिटी ऑफ डेटा पॉइंट पे आधारित होते हैं। अब की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? तो इसमें कोर पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट और नॉइज पॉइंट होते हैं। ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका भाई?
तो कैन डिटेक्ट आर्बिट्री शेप्ड क्लस्टर, यानी ये आर्बिट्री शेप क्लस्टर पे डिपेंड करता है, ये हैंडल करता है नॉइज को इफिशिएंटली। डिसएडवांटेज ये कि ये डिफिकल्ट टू चूज पैरामीटर, यानी पैरामीटर को चूज करना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है क्रू एल्गोरिथम। तो कह रहा है कि क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव, फीचर इसका ये है कि ये यूज करता है मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट को, और ये सुटेबल होता है फॉर द लार्ज डेटा सेट, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका, ये हैंडल करता है आउटलायर्स को, ये डिटेक्ट करता है क्लस्टर को विद द डिफरेंट शेप एंड साइजेस। क्लियर है, चलिए अगला हमारा आता है एसोसिएशन रूल माइनिंग। क्या होता है एसोसिएशन रूल भाई? तो कह रहा है कि एसोसिएशन रूल माइनिंग फाइंड्स द इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन लार्ज डेटा सेट, यानी जो आपका एसोसिएशन रूल होता है माइनिंग का, वो फाइंड करता है इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप को, किसके इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप को, बिटवीन द वेरिएबल इन लार्ज डेटा सेट, यानी बड़े डेटा सेट के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को। अब मार्केट एनालिसिस, बास्केट एनालिसिस में यदि कह रहा है कि ब्रेड इज परचेज, मान लीजिए कि यदि ब्रेड खरीदा जा रहा है, तो देन बटर इज ऑल्सो परचेज, तो बटर तो खरीदना ही है वहां पे। तो एसोसिएशन रूल जो है वो मदद करता है बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर द कस्टमर बाइंग पैटर्न, यानी कस्टमर किस प्रकार की चीजों को खरीद रहा है उसके लिए बेसिकली इसका यूज होता है, उसमें ये मदद करता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें एसोसिएशन रूल की, तो सबसे पहले सपोर्ट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ आइटम सेट। फॉर्मूला आपका दिया है सपोर्ट ए टेंड्स टू बी, यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंटेनिंग ए एंड बी और टोटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा था कॉन्फिडेंस, यानी प्रोबेबिलिटी डेट बी अकर देन ए अकर, यानी बी अगर होगा तो ए अकर होगा। जैसे इसका दिया हुआ कॉन्फिडेंस टेंड्स टू बी सपोर्ट ए यूनियन बी और ब्रैकेट ऑफ और सपोर्ट ए, ठीक है ना। और लिफ्ट आपका आता है, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ को एसोसिएशन रूल के। यहाँ पे कह रहा है लिफ्ट ए, सॉरी लिफ्ट वन, तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एप्रियोरी एल्गोरिथम। तो ये एक प्रकार का फ्रीक्वेंट आइटम सेट मैचिंग एल्गोरिथम होता है, जिनका यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए एसोसिएशन के रूल को। वर्किंग स्टेप दिए गए हैं कि ये जनरेट करता है कैंडिडेट के आइटम सेट को, कैलकुलेट करता है सपोर्ट को, एंड देन थर्ड स्टेप में आपका क्या होता है, रिमूव होता है इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट, एंड फोर्थ में आपका जनरेट होता है लार्ज डेटा आइटम, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में जनरेट होता है एसोसिएशन रूल। इसका एग्जाम्पल दिया है ट्रांजेक्शन का, इफ और T1 ब्रेड बटर, T2 आपका ब्रेड मिल्क, T3 आपका ब्रेड बटर मिल्क। तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट जो है मदद करेगा जनरेट करने के रूल को, जस्ट लाइक ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है इसका? तो एडवांटेज ये कि इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, और डिसएडवांटेज ये कि ये रिक्वायर करता है मल्टीपल डेटाबेस स्कैन्स को, और ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, यानी काफी महंगा होता है, ठीक है। अब हमारा आता है एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम। एफपी स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ। ये एक प्रकार का इम्प्रूव्ड मेथड होता है अप्रोरिया का, ओके, यानी अप्रोरिया का जो एल्गोरिथम है उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन होता है ये। फीचर क्या है कि ये यूज करता है एफपी पैटर्न स्ट्रेस स्ट्रक्चर को, ये अवॉइड करता है कैंडिडेट के जनरेशन को, और ये रिक्वायर करता है फीवर डेटाबेस स्कैन को। स्टेप क्या है इसका, ये कंस्ट्रक्ट करता है एफपी यानी फ्रीक्वेंट पैटर्न को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करता है फ्रीक्वेंट पैटर्न को, ये जनरेट करता है एसोसिएशन के रूल को। और डिसएडवांटेज ये है कि ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द एप्रोरी, और ये एफिशिएंट होता है फॉर द लार्ज डेटा सेट। एंड अगला हमारा आता है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम, यानी इसके अंदर कह रहा है कि फॉर एवरी लार्ज डेटा सेट एसोसिएशन रूल माइनिंग कैन बी परफॉर्म यूजिंग द पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैर सिस्टम, यानी एक बड़े डेटा सेट के लिए जो एसोसिएशन रूल माइनिंग है वो हैंडल कर सकता है, माइनिंग जो परफॉर्म कर सकता है एक पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। एडवांटेज क्या है इसका, ये फास्ट कंप्यूटेशन होता है, ये हैंडल करता है बिग डेटा को इफिशिएंटली, और ये इंप्रूव करता है स्केलेबिलिटी को, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड आज हम लोगों ने डेटा माइनिंग एंड वारहाउसिंग के कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट किया, और आपने कितना कंप्लीट किया आप बताइएगा, और सीरीज कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मिलेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।